हीरो और लिएंडर की दुखद प्रेम कहानी, एक गहन विश्लेषण, एक अमर दुखद प्रेम कहानी। हीरो और लिएंडर की कहानी प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं की सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। ये एक पुजारी और उसके प्रेमी के बीच निषिद्ध प्रेम, अदम्य भक्ति और अंततः प्रकृति की क्रूर शक्तियों के कारण आई त्रासदी की गाथा है। यह मिथक प्रेम की सीमाओं और नियति के अप्रत्याशित मोड़ों पर एक कालातीत टिप्पणी प्रस्तुत करता है। यह कहानी, जो हेलस्पोर्ट, जिसे अब डार्डानेल्स के नाम से जाना जाता है, जलडमरूम के दो विपरीत किनारों पर रहने वाले प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती है, उनके गुप्त मिलन, प्रकृति की शक्ति द्वारा उत्पन्न बाधाओं और उनके दुखद अंत को दर्शाती है। लिएंडर को अक्सर इतिहास में अपने प्यार के लिए जान कुर्बान करने वाले पहले जात प्रेमी के रूप में उद्धृत किया जाता है। हीरो और लिएंडर की कहानी को अक्सर रोमियो और जूलियट या पिरमस और थिस्बे जैसे अन्य प्रसिद्ध दुखद प्रेमियों के समान स्टार क्रॉस्ड लवर्स की श्रेणी में रखा जाता है। यह वर्गीकरण मानवीय अनुभव की एक साझा विशेषता को उजागर करता है, प्रेम की वह शक्ति जो दुर्गम बाधाओं का सामना करती है और दुखद रूप से समाप्त होती है। इस मिथक की सदियों और संस्कृतियों में स्थायी लोकप्रियता, जैसा कि इसके अनगिनत साहित्यिक, कलात्मक और संगीत अनुकूलन से स्पष्ट है, केवल इसके कथात्मक तत्वों के कारण नहीं है, बल्कि यह मानवीय स्थिति के साथ इसके गहरे जुड़ाव के कारण है। यह दर्शाता है कि लोग उन कहानियों में गहरा अर्थ, भावनात्मक शुद्धि या अपने स्वयं के संघर्षों का प्रतिबिंब पाते हैं, जहां प्रेम तार्किक सीमाओं को धता बताता है, भले ही यह अपरिहार्य या हृदय विदारक परिणाम की ओर ले जाए। यह मिथक मानवीय स्नेह की शक्ति और भेद्यता के लिए एक कालातीत आदर्श के रूप में कार्य करता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य हीरो लिएंडर की दुखद प्रेम कहानी का एक गहन और विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसमें मिथक के मूल आख्यान, उसके केंद्रीय विषयगत तत्वों और साहित्य, कला तथा संगीत में इसकी व्यापक सांस्कृतिक विरासत की पड़ताल की जाएगी। इस विश्लेषण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कैसे विभिन्न व्याख्याओं ने इस कहानी को नया अर्थ दिया है और कैसे ये आज भी मानवीय अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। हीरो और लिएंडर का मूल मिथक, प्रेम और नियति का संगम। हीरो लिएंडर की प्रेम कहानी का मूल आख्यान एक सरल लेकिन मार्मिक गाथा है, जो मानवीय भावना की गहराई और भाग्य की अप्रत्याशित क्रूरता को दर्शाती है। पात्र और पृष्ठभूमि, सेस्टोस की हीरो और एबिडोस का लिएंडर। ओ हीरो, वह सेस्टोस शहर में एफ्रोडाइट, प्रेम और सौंदर्य की देवी की एक सुंदर और पवित्र पुजारिन थी। उसकी पुजारिन की प्रतिज्ञा के कारण उसे कुंवारी रहना और विवाह न करना अनिवार्य था। वह हेलस्पोर्ट के यूरोपीय तट पर एक ऊंचे टावर में रहती थी, जहां से वह अपने प्रेमी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश जलाती थी। ओ लिएंडर, वह एबिडोस शहर का एक युवा था जो हेलस्पोर्ट के एशियाई तट पर स्थित था। वह अपनी बहादुरी और तैराकी कौशल के लिए प्रसिद्ध था, एक ऐसा गुण जो उसकी प्रेम कहानी के लिए केंद्रीय बन गया। हेलस्पोर्ट, ये जलडमरूम सेस्टोस और एबिडोस को अलग करता था, जो भौगोलिक रूप से प्रेमियों के लिए एक दुर्जेय और घातक बाधा बन गया। ये जलडमरूम की कहानी में एक महत्वपूर्ण, लगभग चरित्र समान भूमिका निभाता है, जो प्रेमियों के बीच की दूरी और उनके प्रेम के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतीक है। प्रेम संबंध का विकास और निषिद्ध बाधाएं। ओ हीरो और लिएंडर की मुलाकात एफ्रोडाइट के एक वार्षिक उत्सव में हुई, जहां वे पहली नजर में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उनके बीच का यह प्रेम तुरंत और शक्तिशाली था। ओ हीरो की पुजारिन की प्रतिज्ञा के कारण उनका प्रेम निषिद्ध था, क्योंकि उसे कुंवारी रहना और विवाह न करना था। इस बाधा ने उनके रिश्ते को गुप्त रखने पर मजबूर किया, जिसे कहानी में तनाव और रोमांच की परतें जुड़ी। यह स्थिति कठोर सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं तथा व्यक्तिगत इच्छा की शक्तिशाली, अक्सर अनियंत्रित शक्ति के बीच एक अंतर्निहित संघर्ष को दर्शाती है। दुखद अंत इन सामाजिक मानदंडों के सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है। यह सुझाव देता है कि उल्लंघन के गंभीर परिणाम होते हैं। ओ प्रत्येक रात लिएंडर अपनी प्रिय हीरो से मिलने के लिए हेलस्पोर्ट के विश्वासघाती पानी में तैरता था। हीरो अपने टावर की खिड़की में एक जलता हुआ दीपक रखती थी, जो लिएंडर के लिए मार्गदर्शक प्रकाश का काम करता था। उनकी रात की मुलाकातें एक अनुष्ठान बन गई, जो उनकी अटूट समर्पण और प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं को धता बताने वाले प्रेम की शक्ति का प्रमाण था। दीपक, जो लिएंडर के लिए मार्गदर्शक प्रकाश था, उनकी गुप्त प्रेम कहानी की नाजुकता को भी रेखांकित करता है। तूफान प्रकृति की शक्ति के सामने इसकी भेद्यता अपरिहार्य दुखद परिणाम का पूर्वाभास देती है। यह दर्शाती है कि सबसे मजबूत मानवीय बंधन भी बाहरी,
अनियंत्रित ताकतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये दीपक प्रेम की प्रबुद्ध शक्ति और उसकी अंतर्निहित भेद्यता दोनों का एक मार्मिक प्रतीक बन जाता है। दुखद चरमोत्कर्ष, हेलस्पोर्ट में त्रासदी। एक तूफानी सर्दी की रात, तेज हवाओं और भयंकर लहरों के बावजूद लिएंडर ने अपनी प्रिय से मिलने के लिए तैरना शुरू किया। हालांकि तूफान ने हीरो के टावर में जलते हुए दीपक को बुझा दिया, जिसे लिएंडर अंधेरे और अराजकता में अपना रास्ता भटक गया और हेलस्पोर्ट के अथाह पानी में डूब गया। अगली सुबह हीरो ने अपने प्रिय के निर्जीव शरीर को किनारे पर धोया हुआ पाया। असहनीय दुख और उसके बिना जीने की सोच से टूटकर हीरो ने अपने टावर से कूदकर अपने प्रेमी के साथ मृत्यु में मिल गई। हीरो की आत्महत्या केवल निराशा का कार्य नहीं है, बल्कि मृत्यु में लिएंडर के साथ फिर से जुड़ने का एक सचेत विकल्प है। यह कथात्मक चित्रण कि उनके शरीर आलिंगनबद्ध पाए गए और एक साथ दफनाए गए एक ऐसे बंधन को दर्शाता है जो भौतिक अस्तित्व को पार कर जाता है। ये पारस्परिक परम बलिदान उनके प्रेम को एक अटूट नियतिबद्ध संबंध के प्रमाण में बदल देता है, जिसका अर्थ है कि एक के बिना दूसरे का जीवन अकल्पनीय था। इस प्रकार उनकी मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक शाश्वत मिलन का रूप बन जाती है, जो इस विचार के साथ प्रतिध्वनित होती है कि सच्चा प्रेम सब कुछ जीत सकता है, भले ही वह जीत साझा मृत्यु के माध्यम से प्राप्त हो। 1. हीरो और लिएंडर मिथक के प्रमुख तत्व। यह तालिका पाठक को मिथ के मुख्य पात्रों, सेटिंग, प्रमुख घटनाओं और दुखद परिणाम का एक संक्षिप्त और स्पष्ट अवलोकन प्रदान करती है। यह कहानी की बुनियादी समझ के लिए एक त्वरित संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है, जिसे पाठक बाद के विश्लेषणों में आसानी से जुट पाते हैं। मिथक में केंद्रीय विषय और प्रतीकवाद। हीरो और लिएंडर का मिथक केवल एक प्रेम कहानी से कहीं अधिक है। यह मानवीय अनुभव के कई गहरे और सार्वभौमिक पहलुओं का अन्वेषण करता है, जो इसे कालातीत प्रासंगिकता प्रदान करता है। निषिद्ध प्रेम, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन। हीरो की एफ्रोडाइट की पुजारिन के रूप में कुंवारी रहने की प्रतिज्ञा उनके प्रेम संबंध के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण बाधा थी। यह मिथक प्राचीन ग्रीक संस्कृति के नियमों को लागू करने के लिए एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन न करने के खतरों के प्रति। यह कथा विवाह की परंपरा के बाहर यौन संबंधों के खिलाफ भी चेतावनी देती है, जो उन व्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए मिथकों के उपयोग को दर्शाती है, जिन्हें सरकारी साधनों से नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। ये स्थिति कठोर सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं तथा व्यक्तिगत इच्छा की शक्तिशाली, अक्सर अनियंत्रित शक्ति के बीच एक अंतर्निहित संघर्ष को दर्शाती है। दुखद अंत इन सामाजिक मानदंडों के सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है। यह सुझाव देता है कि उल्लंघन के गंभीर परिणाम होते हैं, जिससे यह प्राचीन ग्रीक समाज के लिए एक उपदेशात्मक उपकरण बन जाता है। भक्ति और बलिदान। प्रेम की चरम सीमा। लिएंडर का हेलस्पोर्ट के पार रात में तैरना उनके प्रेम की शक्ति और भक्ति का एक वसीयतनामा था, जो प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं को धता बताता था। यह प्रेम के लिए व्यक्ति द्वारा की जाने वाली चरम सीमाओं का प्रतीक है। लिएंडर का तूफानी रात में भी तैरना और अंततः डूब जाना, और हीरो का उसके शरीर को देखकर मीनार से कूद जाना प्रेम के लिए अंतिम बलिदान को दर्शाता है। यह भक्ति, जबकि वीर के रूप में प्रस्तुत की जाती है, उनके कार्यों में प्रेम का एक ऐसा रूप भी चित्रित करती है जो इतना पूर्ण है कि यह आत्मसंरक्षण को भी दरकिनार कर देता है। प्रेम के लिए परम बलिदान, यहां तक कि मृत्यु तक का यह आदर्शकरण साहित्य के माध्यम से प्रतिध्वनित होता रहा है, जो प्रेम के साथ एक सांस्कृतिक आकर्षण का सुझाव देता है जो स्वयं जीवन को पार कर जाता है। वीर भक्ति और दुखद मूर्खता के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। नियति का खेल कहानी भाग्य के खिंचाव और व्यक्तिगत पसंद के परिणामों के बीच दोलन करती है। हीरो का रात में दीपक जलाना और लिएंडर का तैरना आशावादी दृढ़ संकल्प और यह स्वीकार करने के बीच के संतुलन पर सवाल उठाता है कि कुछ ताकतें हमारे नियंत्रण से परे हैं। मिथक में देवताओं का क्रोध एक संबंधित विषय है। चूंकि हीरो और लिएंडर ने देवताओं के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए वे दोनों दुखद रूप से मरने के लिए अभिशप्त थे। मिथक केवल भाग्य या स्वतंत्र इच्छा को प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि एक गतिशील परस्पर क्रिया को दर्शाता है। उनके विकल्प प्रेम करना, मिलना, मंच तैयार करते हैं, लेकिन एक बाहरी अनियंत्रित शक्ति, तूफान, दैवीय क्रोध अंततः उनके विनाश को सील कर देती है। यह सुझाव देता है कि जबकि मानवीय एजेंसी घटनाओं को शुरू कर सकती है,
अंतिम परिणाम अक्सर मानवीय नियंत्रण से परे ब्रह्मांडीय या प्राकृतिक ताकतों के अधीन होते हैं, जो ग्रीक त्रासदी में एक सामान्य विषय है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच यह रस्साक्षी हमारे अपने जीवन के निर्णयों को दर्शाती है। प्रकृति की शक्ति। एक दुर्जेय प्रतिपक्षी समुद्र, उनकी कहानी में एक केंद्रीय चरित्र सिर्फ एक भौतिक बाधा से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये उनके प्रेम की गहराई और भाग्य की क्रूर अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतीक है। हेलस्पोर्ट ने उनकी भक्ति की ताकत का परीक्षण किया, जो हमें याद दिलाता है कि हम उन लोगों के लिए कितनी दूर जाएंगे जिन्हें हम संजोते हैं, भले ही नियति की अन्य योजनाएं हों। तूफान, जिसने दीपक को बुझा दिया और लिएंडर को डुबो दिया, प्रकृति की अदम्य और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, जो मानवीय इच्छाओं और प्रेम को अभिभूत कर सकती है। यह प्रकृति को एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि से एक सक्रिय विनाशकारी प्रतिपक्षी में बदल देता है। यह दर्शाता है कि सबसे मजबूत मानवीय बंधन और दृढ़ संकल्प भी प्राकृतिक दुनिया की भारी और उदासीन ताकतों के प्रति संवेदनशील है। यह व्याख्या प्राचीन मिथक को प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानवीय भेद्यता के लिए लगातार प्रासंगिक बनाती है। मौसमी प्रतीकवाद और भावनात्मक परिदृश्य मिथक में गर्मी फलते फूलते प्रेम का प्रतीक है, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि प्रेमियों का संबंध गर्मी के महीनों में शुरू होता है। इसके विपरीत सर्दी उनके बर्बाद संबंध के तूफानी भाग्य का प्रतीक है, और एक सर्दी की हवा उस मोमबत्ती को बुझा देती है जो लिएंडर को समुद्र के पार मार्गदर्शन करती है। मौसमी प्रतीकवाद का यह उपयोग कथा में नियतिवाद की एक परत जोड़ता है। गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ना उनके प्रेम के भावनात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है, जो भावुक खिलने से दुखद अंत तक जाता है। यह सुझाव देता है कि उनका प्रेम मौसमों की तरह एक प्राकृतिक जीवन काल था, और उसका अंत शायद अपरिहार्य था, जो नियति के विषय को सुदृढ़ करता है और करुणा को बढ़ाता है। साहित्य में चित्रण और व्याख्याएं। शास्त्रीय से आधुनिक तक हीरो और लिएंडर के मिथक ने सदियों से साहित्यिक कल्पना को मोहित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न शैलियों और युगों में असंख्य व्याख्याएं हुई है। शास्त्रीय संस्करण। ओविड और म्यूसियस का तुलनात्मक विश्लेषण। ओविड का हेरोइड्स, ओविड्स हेरोइड्स। ओविड ने अपने हेरोइड्स और तीनों आंधी में हीरो और लिएंडर की कहानी को पत्रों के आदान प्रदान के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कथात्मक दृष्टिकोण प्रेमियों की आंतरिक भावनात्मक उथल पुथल पर केंद्रित है। ओविड में उनकी मनोविज्ञान को माता पिता के विरोध के बजाय उनकी लापरवाह जुनून द्वारा निर्धारित किया जाता है। हीरो अपनी तीव्र लालसा, लिएंडर के तैरने के डर और उसके प्यार के कमजोर होने की आशंका जैसी विविध और परस्पर विरोधी भावनाओं को व्यक्त करती है। लिएंडर का पत्र आत्मविश्वास और यहां तक कि आत्ममोह को दर्शाता है, जिसमें हेलस्पोर्ट के पार तैरने के उसके कर्तव्यों को हीरो के दर्शकों के सामने एक तमाशा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओविड के संस्करण में उनकी मृत्यु का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह उनके मनोवैज्ञानिक संघर्षों और प्रेम की तीव्रता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पत्रों का रूप कथात्मक ध्यान को बाहरी घटनाओं, तैराकी, तूफान से आंतरिक अवस्थाओं, भय, इच्छाएं, अहंकार में स्थानांतरित करता है। यह प्रेमियों के मन और रिश्ते पर उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोणों का एक गहरा अन्वेषण करने की अनुमति देता है, जिससे यह मिथक एक साधारण दुखद कथा से एक मनोवैज्ञानिक नाटक में बदल जाता है। म्यूसियस का हीरो और लिएंडर। म्यूसियस का हीरो और लिएंडर एक ग्रीक एपिलियन लघु महाकाव्य है, जो ओविड के बाद कहानी का दूसरा सबसे प्रभावशाली साहित्यिक उपचार है। यह मार्लो और चैपमैन की कविताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। म्यूसियस संभवतः 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। म्यूसियस के संस्करण में लिएंडर अपनी आखिरी तैराकी में अपनी आलस्य के कारण देरी करता है, जबकि हीरो विश्वासघात के डर से इंतजार करना बंद कर देती है और अपनी मार्गदर्शक दीपक बुझा देती है। यह ओविड के संस्करण से एक महत्वपूर्ण कथात्मक अंतर है। म्यूसियस के पाठ में होमर के ओडिसी का प्रभाव भी देखा जा सकता है, जिसमें लिएंडर की तैरने की कठिनाइयों को ओडिसीज के संघर्षों से जोड़ा गया है। त्रासदी के कारण के रूप में मानवीय दोषों, आलस्य, संदेह को शामिल करके म्यूसियस का संस्करण एक अधिक सूक्ष्म, शायद कम नियतिवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह सुझाव देता है कि जबकि बाहरी ताकतें शक्तिशाली होती है, मानवीय कार्य और चरित्र गुण भी किसी की नियति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे नैतिक जटिलता की एक परत जुड़ जाती है, जो केवल भाग्य या दैवीय दंड पर केंद्रित संस्करणों में उतनी प्रमुख नहीं होती है। तुलनात्मक विश्लेषण, कथात्मक दृष्टिकोण, शैलीगत अंतर और विषयगत चित्रण।
ओविड और म्यूसियस दोनों के बीच कथा के विवरण में कुछ छोटे अंतरों के बावजूद शब्द प्रयोग में आश्चर्यजनक रूप से समानताएं हैं, जिससे विद्वानों ने एक सामान्य हेलेनिस्टिक पूर्वज के अस्तित्व का अनुमान लगाया है, जिसका दोनों कवियों ने अनुसरण किया होगा। ओविड का ध्यान मनोवैज्ञानिक गहराई और व्यक्तिगत भावनाओं पर है, जबकि म्यूसियस एक एपिलियन के रूप में एक अधिक वर्णनात्मक और महाकाव्य शैली प्रस्तुत करता है, जिसमें भौगोलिक सटीकता और होमरिक प्रतिध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है। इन मूलभूत शास्त्रीय पुनर्कथनों में भिन्नताएं मिथक की अंतर्निहित लचीलेपन और विभिन्न सांस्कृतिक तथा कलात्मक लेंसों के माध्यम से इसकी पुनर्व्याख्या करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये दर्शाता है कि एक ही कहानी कैसे प्रचलित बौद्धिक और कलात्मक माहौल के आधार पर विभिन्न संदेशों को व्यक्त कर सकती है या विभिन्न पहलुओं पर जोर दे सकती है, जिससे इसकी व्यापक बाद की स्वीकृति के लिए आधार तैयार होता है। पुनर्जागरण और बाद के साहित्यिक कार्य। ओ क्रिस्टोफर मार्लो का हीरो और लिएंडर, कामुकता और हास्य। क्रिस्टोफर मार्लो की हीरो और लिएंडर सी 1493 1498 में जॉर्ज चैपमैन द्वारा अनुवाद किया गया। पुनर्जागरण काल में मिथक का एक महत्वपूर्ण पुनर्व्याख्या है। मार्लो की कविता कामुक सौंदर्य और प्रेमियों की यौन भोलापन पर केंद्रित है। ये ओविड की शैली से प्रेरित है, जिसमें कामुक और व्यंग्यात्मक स्वर बनाए रखा गया है। मार्लो की कविता में हास्य और विडंबना का एक विशिष्ट तत्व है। वह अक्सर व्यंग्य और उपहास के माध्यम से अति रोमांटिक जीवन की विकृतियों को व्यंग्य करने के लिए हास्य का उपयोग करते हैं। मार्लो के संस्करण में पुरुष सौंदर्य पर विशेष जोर दिया गया है और इसमें समलैंगिक कामुकता के तत्व भी शामिल है, जो इसे ओविड के कार्यों से अलग करते हैं। मार्लो का अनुकूलन केवल एक पुनर्कथन नहीं है, ये एक पुनर्कल्पना है जो शास्त्रीय मिथक को समकालीन पुनर्जागरण की संवेदनशीलता और चुनौतियों से भर देती है। यह दर्शाता है कि मिथकों का उपयोग सामाजिक टिप्पणी और कामुकता तथा मानवीय इच्छा की विकसित होती समझ के अन्वेषण के लिए एक वाहन के रूप में कैसे किया जा सकता है, जिससे साहित्य में स्वीकार्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा सके। अन्य प्रमुख साहित्यिक व्याख्याएं। हीरो और लिएंडर मिथक का साहित्य में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों, विशेष रूप से एज यू लाइक इट और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में इस मिथक का उल्लेख किया है। लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और लॉर्ड टेनिसन जैसे प्रसिद्ध कवियों ने भी प्रेमियों के बारे में लिखा है। लॉर्ड बायरन ने लिएंडर की तैराकी क्षमता से इतना प्रेरित होकर स्वयं हेलस्पोर्ट के पार तैरने का प्रयास किया, जिससे मिथक को आधुनिक समय में एक नया आयाम मिला। फ्रांज ग्रिलपाजर और फ्रेडरिक शिलर, ज़ेमसेवेनफीनाइन एकुरोपाई जैसे जर्मन नाटककारों ने भी इस कहानी पर आधारित कार्य लिखे। सदियों और संस्कृतियों में साहित्यिक हस्तियों की इतनी बड़ी संख्या और विविधता जो इस मिथक से जुड़ी है, इसकी गहरी और स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाती है। ये केवल एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक कथा है जो मानवीय अनुभव से लगातार बात करती रहती है। ये व्यापक स्वीकृति मिथक की पुरातात्विक प्रकृति, विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों को पार करने की इसकी क्षमता और दुखद प्रेम, मानवीय आकांक्षा और बाहरी ताकतों के खिलाफ मानवीय इच्छा की सीमाओं के लिए एक सार्वभौमिक रूपक बनने की इसकी क्षमता को रेखांकित करती है। हीरो और लिएंडर के मिथक की साहित्यिक व्याख्याएं। तुलनात्मक अवलोकन। ये तालिका प्रमुख साहित्यिक रूपांतरणों जैसे म्यूसियस, ओविड के हेरोइड्स, मार्लो की कविता के कथात्मक दृष्टिकोण, शैलीगत विशेषताओं और विषयगत जोड़ की तुलना करती है, जिससे मिथक के स्वागत में उनके अद्वितीय योगदानों पर प्रकाश डाला जा सके। यह पाठक को विभिन्न व्याख्याओं के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को समझने में मदद करता है। कला और संगीत में सांस्कृतिक विरासत। हीरो और लिएंडर की कहानी ने केवल साहित्य को ही नहीं, बल्कि दृश्य कला और संगीत को भी गहराई से प्रेरित किया है, जिससे इसकी भावनात्मक और नाटकीय शक्ति को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया जा सके। प्रसिद्ध चित्रकलाएं। दृश्य कथाएं। हीरो और लिएंडर की कहानी ने चित्रकला में भी व्यापक रूप से प्रेरणा दी है। पीटर पॉल रूबेंस ने E6-4 में हीरो और लिएंडर नामक एक नाटकीय चित्र बनाया, जो त्रासदी के चरमोत्कर्ष क्षण को प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। रूबेंस ने लगातार घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक अत्यधिक नाटकीय दृश्य प्रस्तुत किया, जिसमें लिएंडर की मृत्यु, नेरीड्स द्वारा उसके बेजान शरीर को ले जाना और हीरो का समुद्र में कूदना शामिल है। उनका ध्यान मानव शरीर की चरम गतिविधियों पर था।
रूबेंस की पेंटिंग में प्रेमियों को मृत्यु में भी एक साथ लाया जाता है और उनके प्रेम को पवित्र किया जाता है, जो शास्त्रीय आख्यानों में एफ्रोडाइट की मनमानी को हटाकर प्रेम को मानवीय और ईश्वरीय आशीर्वाद देता है। दृश्य कला व्याख्या का एक अलग तरीका प्रदान करती है, जो भावनात्मक तीव्रता और दुखद चरमोत्कर्ष पर जोर देती है। कलाकार अक्सर कथा को एक ही शक्तिशाली क्षण में संघनित करना चुनते हैं, जिससे करुणा और मृत्यु में अंतिम मिलन पर प्रकाश डाला जा सके। रूबेंस की व्याख्या उनके प्रेम को पवित्र करके दर्शाती है कि मिथक को विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोणों के अनुरूप कैसे डाला जा सकता है, जो इसे केवल एक चेतावनीपूर्ण कहानी से एक उत्कृष्ट प्रेम की कहानी में बदल देता है। JMW टर्नर ने 1805 में द बिदाई ऑफ हीरो एंड लिएंडर नामक एक पेंटिंग बनाई। विलियम एटी ने 1829 में हीरो हैविंग herself from the tower at the sight of Leander drowned dies on his body नामक एक चित्र बनाया। साइट वॉम्बली 1985 और एवलिन डी मॉर्गन 1885 ने भी इस कहानी से प्रेरित होकर चित्र बनाए। संगीत रचनाएं, भावनात्मक प्रतिध्वनियां, हीरो और लिएंडर की कहानी ने संगीतकारों को भी प्रेरित किया है। जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल की इनज़ाग्रोट 7 की इतालवी एकल कैंटाटा एरो ई लिएंड्रो फित्रो इस कहानी पर आधारित है। फ्रांज लिज़त की बैलाड नंबर 2 इन बी माइनर भी इस मिथक से प्रेरित थी। विक्टर हर्बर्ट ने 9 में एक टोन पोएम हीरो और लिएंडर की रचना की। एडम गेटेल के मिथ्स एंड हिम्स में भी इस जोड़ी पर एक गीत शामिल है। साहित्य या चित्रकला के विपरीत, जो कथा या दृश्यों को चित्रित कर सकते हैं, संगीत ध्वनि, ताल और सद्भाव के माध्यम से कहानी की व्याख्या करता है। यह माध्यम स्पष्ट कथा के बिना कच्ची भावना, तनाव और त्रासदी को व्यक्त करने में उत्कृष्ट है। संगीत अनुकूलन मिथक के गहरे भावनात्मक मूल को रेखांकित करते हैं। कहानी को संगीत रूप में अनुवाद करने की संगीतकारों की क्षमता बताती है कि प्रेम, लालसा, संघर्ष और हानि के इसके विषय सार्वभौमिक रूप से प्रतिध्वनित होते हैं और अमूर्त भावनात्मक परिदृश्यों के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं, जो शाब्दिक कथा से परे इसकी स्थायी शक्ति को साबित करते हैं। निष्कर्ष: एक शाश्वत प्रेम कहानी की विरासत, हीरो और लिएंडर की दुखद प्रेम कहानी, प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से निकलकर सदियों से मानवीय कल्पना को मोहित करती रही है। ये कहानी निषिद्ध प्रेम, अटूट भक्ति, भाग्य की अप्रत्याशित शक्ति और प्रकृति की अदम्य ताकत के सार्वभौमिक विषयों को दर्शाती है। हेलस्पोर्ट एक भौतिक बाधा के रूप में शुरू होकर प्रेमियों के सामने आने वाली भावनात्मक समुद्रों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है, जिसमें सांस्कृतिक बाधाएं और सामाजिक अपेक्षाएं शामिल हैं। यह मिथक एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करता है, जो प्राचीन ग्रीक समाज के धार्मिक और सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन के खतरों को उजागर करता है। ओविड के मनोवैज्ञानिक पत्रों से लेकर मार्लो के कामुक और व्यंग्यात्मक एपिलियन तक, और रूबेंस की नाटकीय पेंटिंग से लेकर हैंडल की कैंटाटा तक, प्रत्येक व्याख्या ने कहानी में नई परतें जोड़ी है, जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा और शाश्वत अपील को दर्शाती है। यह मिथक एक सांस्कृतिक पालना या टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, जो लगातार पुनर्जन्म लेता है और फिर से आकार लेता है। यह अस्तित्व, प्रेम और नियति के मौलिक प्रश्नों से जूझने वाली कथाओं के लिए मानवीय आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। इसकी निरंतर प्रासंगिकता, जुनून, पसंद और जीवन की अनियंत्रित ताकतों के साथ हमारे अपने संघर्षों को प्रतिबिंबित करने और उन पर विचार करने की इसकी क्षमता में निहित है। हीरो और लिएंडर की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम की शक्ति सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाओं को भी पार कर सकती है, लेकिन यह भी कि कुछ ताकतें, चाहे वह भाग्य हो या प्रकृति, अंततः मानवीय इच्छा को अभिभूत कर सकती है। यह त्रासदीपूर्ण अंत प्रेम की अदम्य भावना और इसके द्वारा किए गए बलिदानों का एक स्थायी वसीयतनामा है, जो इसे साहित्य, कला और संगीत के इतिहास में एक अमर कथा बनाता है।